बहुत सारे लोगों ने खबरों में शेयर मार्केट के बारे में सुना हो सकता है। ये शेयर मार्केट असल में है क्या, ये कब शुरू हुआ? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट मतलब ये ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। असल में शेयर मार्केट क्या होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का CEO और फाउंडर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 19... तो आज के दिनों में सबसे ज्यादा जिस पर बात होती है वो शेयर मार्केट है। मगर अगर हम इसे देखें कि ये कहां पर शुरू हुआ, 1600s में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करते थे, उनका व्यापार क्या था? ये एक शिपिंग कंपनी थी। शिपिंग में ये कंपनी ट्रेड करती थी। इनका व्यापार क्या था कि ये एक देश से दूसरे देश में जाकर के वहां से सामान लेकर आकर के व्यापार करते थे, जिसमें सोना हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, मिर्ची हो सकती है, सिल्क या फैब्रिक हो सकते हैं। एक देश से लेकर के दूसरे देश में बेच करके यही इनका काम था, यही इनका अहम काम था। अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 100 से भी ज्यादा इनके पास में कश्तियां थी। अब अपनी ये कश्तियों से क्या करते थे, मान लीजिए ये इनकी एक शिप है। अब मान लीजिए ये आपकी सारी पृथ्वी होगी, यहां से ये जाते थे, मगर सीधा एक जगह जाने के बजाय ये अलग अलग जगहों से होकर के जाते थे और अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान वहां से लेते थे और दोबारा आकर जब वो अपने देश में बेचेंगे तो उससे उन्हें बहुत सारा मुनाफा होता था। मगर ये जो कश्ती थी, अब इस कश्ती के मेंटेनेंस करना और इसमें बहुत सारा खर्चा होता था। इसमें रास्ते में बहुत खतरा भी होता था। जब यह समुद्र पर जाती थी, कई बार यह डूब सकती है तूफानों की वजह से, या फिर इसमें अगर कोई नुकसान होता है उसके लिए इसमें खतरे को जोड़ा गया। बहुत सारा खतरा होता था और इस कश्ती के जो मेंटेनेंस होता था वो काफी महंगा होता था। अब इतनी सारी जो कश्तियां थी उनको बहुत सारे देशों में भेजना होता था और उसके लिए पैसा लगता है। अब इतना सारा पैसा वो कहां से इकट्ठा करें? आज बैंक से मिलता है, मगर उन दिनों में अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किनके पास में गए? ये कंपनी पब्लिक के पास गई। इन्होंने लोगों से जाके कहा कि हमारी कंपनी क्या है, अलग अलग देशों में जाकर के व्यापार करती है। हम हर देश से कुछ सामान लेते हैं और उसे बेचते हैं और इसमें से जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है इसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो। मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, आप हमें पैसे दीजिए, मैं एक कश्ती भेजने की जगह 10 कश्तियां भेजूंगा और उससे मुझे 1 लाख के जगह पर 10 लाख प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अब उस प्रॉफिट में से जो आपने मुझे पैसे दिए हैं उसका मैं आपको रिटर्न्स दूंगा। हर दुकानों में जाकर के उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे लिए और जो पैसे उन्होंने लिए थे उसमें से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुनाफे का शेयर लोगों को दिया। मान लीजिए इस कंपनी की जो कश्ती है वो जाकर के वापस आती है। मान लीजिए एक कश्ती जाकर के एक देश में जाकर के वापस आती है, 1 लाख रुपए होते हैं और 10 कश्तियों का 10 लाख रुपए हो गया। मान लीजिए ये कश्ती यहां से जाकर के एक देश से जब जाकर के वापस आती है और उसको मुनाफा 10 लाख रुपए मिलते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 10 लाख रुपए में उन्हें प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट डबल हो गया। मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिया है तो उन्हें क्या है, 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जब इस तरह से चल रहा था और ये एक बहुत अच्छा व्यापार बन गया था, तो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैं इस शिप में अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं उस शिप में अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं उस कश्ती में अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। और 16वीं शताब्दी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक एक कश्ती के शेयर देने के बजाय कंपनी ने कहा कि मैं अपनी सारी कंपनियों का इकट्ठा शेयर आपको देता हूं। 16वीं सदी में सबसे पहले शेयर अगर किसने दिया, अगर हम देखें तो ये सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। इन्होंने शेयर बाहर देने शुरू किए। एक कंपनी जो शेयर बाहर दे रही है वो पहले कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इसे देखते हुए जब लोगों ने देखा कि लोगों से पैसे ले करके उस फंड से हम बहुत सारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी कंपनियों ने भी क्या किया, इसी प्रोसेस को उन्होंने भी ले लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, हम भी इसी तरह से करेंगे, और उन्होंने भी कोशिश किया और डेवलप होने के बाद में क्या हुआ, और यही चीज आज के समय में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट उसमें तब्दील हो गया। और उसी तरीके से आज के शेयर मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, पहले की तरह से अब नहीं है, मगर आज के समय में हमारे यहाँ पर बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और उसी तरीके से ये किस तरह से काम करता है, अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे
हैं तो उसका क्या मतलब है, किस तरह से हम उस शेयर को खरीद सकते हैं, इस वीडियो हम विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। अब हमने ये देखा कि शेयर मार्केट किस तरह से शुरू हुआ और उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ये शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है और क्यों एक कंपनी शेयर देती है और उसके पीछे में क्या वजह है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं जो कि आप समझ पाए, आइए हम एक होटल लेते हैं, हम इसे एबीसी ले लेते हैं, हम इसको एबीसी नाम देते हैं। अब ये होटल जो है एक फूड रेस्टोरेंट है। मान लीजिए इनका खाना बहुत अच्छा है, बिरयानी हो या कोई भी और खाना हो और वह बहुत अच्छा है। अब इनके जो कस्टमर्स हैं, अब ये होटल बहुत फेमस हो गया है, खाने की वजह से, खाने के टेस्ट की वजह से बहुत फेमस हो गया है। अब क्या होता है, अब लोग 10 किलोमीटर से दूर दूर से आकर के इस होटल में खाना खाते हैं। अब इस होटल में आने वाले लोग कहते हैं कि सर आपका होटल बहुत दूर है, अगर आप इस होटल को हमारे एरिया में भी अगर खोल देते हैं आपको और बिजनेस मिलेगा और हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे खाने की इच्छा होती है मगर दूर होने की वजह से मुझसे हमेशा आ नहीं होता है। अब ये देखते हुए होटल का मैनेजमेंट क्या सोचता है, हम एक अपना ब्रांच वहां खोल देते हैं। अब ये होटल एबीसी का पहला ब्रांच है, एक और दूसरा ब्रांच हम लोग क्या है शुरू करेंगे। अब दूसरा अगर ब्रांच खोलना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। आइए हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि 10 लाख रुपए उसके लिए लगेंगे। इस ब्रांच का जो खर्च है, इस ब्रांच को अगर हम लोग वह खोलते हैं तो उसका खर्च 10 लाख रुपए आएगा। अब इस होटल में पैसे तो आ रहे हैं मगर क्या 10 लाख रुपए ये खर्च कर पाएगा? एक और ब्रांच खोलने के लिए क्या इतना खर्च कर पाएगा? अब मान लीजिए इस होटल के पास में इतने पैसे नहीं है, अब इनको एक और नया ब्रांच खोलना है, पैसे की जरूरत है, तो उससे क्या है मुनाफा भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। मगर इस नए ब्रांच को खोलने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब इस 10 लाख के लिए वह किन के पास जाएंगे अगर हम इसके बारे में सोचे तो एक है कि बैंक के पास जा सकते हैं, या तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं अपने दोस्त या रिश्तेदारों के पास में जाते हैं। ये दो जगह हैं, ओके। बैंक के पास में जाएंगे, नहीं तो दोस्त के पास में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक कहता है कि नहीं आप होटल स्टार्ट करेंगे, ये नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स हैं, ये कह करके वह रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन रह जाता है फैमिली, और फैमिली में भी अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं रखता है तो अब ये 10 लाख के लिए किन के पास जाएगा? 10 लाख रुपए लगाएगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट और ज्यादा होगा, इनकम और ज्यादा होगी। तीसरा ऑप्शन अब वो किसके पास में जाएगा, वो रह जाता है पब्लिक। आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं। अब हमने जैसे कहा कि ये एक होटल है और किसी ने कहा अगर ये होटल आप हमारे एरिया में लगाएंगे तो अच्छी आपको सेल्स मिलेगी, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, आकर के आपसे खाना खरीदेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। अब ये क्या करेगा, एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में ये कहता है मैं एक नया ब्रांच खोलने जा रहा हूं, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? अब मुझे इस ब्रांच 2 को ओपन करने के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत है, इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं इसके लिए 10 पार्टनर अपने साथ में जोड़ने को तैयार हूं। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, अब मेरा जो हिस्सा है इसमें 60% का मैं अपना हिस्सा इसमें डाल रहा हूं। आइए हम इसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं इसे कि मान लीजिए 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए और अब इस 10 लाख में से वो कह रहा है 6 लाख रुपए मैं ही इन्वेस्ट कर दूंगा, एबीसी में मैं खुद ही इन्वेस्ट कर दूंगा। अब जो 4 लाख रुपए है उसके लिए मुझे लोग चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर 10 लोग आते हैं, अब ये कौन है, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए 10 दोस्त आते हैं। अब 10 दोस्त क्या करते हैं, ठीक है ये होटल बहुत अच्छा है, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये होटल डेवलप आ गया तो हमें बहुत मुनाफा होगा। अगर हमें 4 लाख रुपए चाहिए और 10 लोग हैं तो हमें हर एक इन्वेस्टर से कितना चाहिए, 40,000 रुपए। एक एक आदमी से 40,000 रुपए लेकर के हम 10 लोगों के साथ में 4 लाख रुपए क्या है इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब 4 लाख रुपए लेकर के ये इस जो कंपनी का मालिक है उसे दे देते हैं, इसे 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब होटल एबीसी अपना दूसरा ब्रांच खोल देता है। ये क्या कर रहा है, अपना दूसरा ब्रांच शुरू कर देता है। दूसरा ब्रांच शुरू करने के साथ ही पहले महीने में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको मिल जाता है। सारे खर्चे निकाल करके अब क्या हो, उनके पास में 1 लाख रुपए उन्हें प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट उन्हें मिल चुका है। अब वो इस 1 लाख से वो क्या कर सकता है, पहली बात अब वो ये इस होटल का ऑनर नहीं है, वह भी ऑनर है और ये 10 लोग भी उस ब्रांच के ऑनर है। वो जो 10 दोस्त थे उन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया इस होटल पे, वह भी इस मालिक के साथ में हिस्सेदार है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं भी इस होटल का मालिक हूं। अब इन लोग आपस में विचार करके क्या करते हैं, हम लोग इस 1 लाख रुपए को लेकर के हम आपस में बांटने की जरूरत नहीं है, हम इस 1 लाख रुपए को दोबारा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके
2 लाख रुपए से कमा सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं हम लोग ने इस महीने अपना पैसा डाला है, हम इस पैसे को जो मुनाफा हुआ है आपस में हम लोग बांट लेते हैं। अब मान लीजिए उनके पास में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब 1 लाख में से क्योंकि इसने 6 लाख रुपए लगाए थे, इसे 60% मिलता है। जिन्होंने ये 4 लाख रुपए लगाए हैं उन्हें भी 40,000 का मुनाफा मिलता है, 40% मिलता है। अब इस 40,000 को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा, हर एक को 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। अब जिन्होंने 4 लाख रुपए लगाए हैं, 40,000 का अगर हम लोग उनको बांट करके देते हैं तो 10% कितना आएगा? ये उन्हें 4-4 हजार रुपए सबको प्रॉफिट मिल चुका है। अब ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, अब ये 4 लाख रुपए जो इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, अब यहां पर प्रूफ मांगेंगे। लीजिए मैंने 4 लाख रुपए लेकर के किसी दुकानदार को दिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो उसका मेरे पास में क्या सबूत है? अब इन 4 लाख देने वाले इन्वेस्टर को सब कुछ एक प्रूफ के तौर पर क्या दिया जाएगा? इन सब का लिख करके ये इन्वेस्टर्स हैं और इनका ये नाम है, एक नाम लिख करके, मान लीजिए एक रमेश है और इसने 40,000 रुपए दिए हैं। इन 10 लोगों को एक रिसिप्ट दिया जाएगा। ये रिसिप्ट क्या है अगर हम इसे देखें तो इसी रिसिप्ट को क्या कहा जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। इसका नाम क्या कहा जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक तरह से एक एग्रीमेंट है। इस कंपनी को 40,000 रुपए दिए हुए हैं, इसका एक सर्टिफिकेट है और इसी को ये शेयर सर्टिफिकेट दिखा रहा है। 10 लोगों के पास में 10 शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं। उन 10 लोगों के पास में बिजनेस ओनरशिप के रूप में अब 40,000 में से मैंने 4-4 हजार रुपए सबको दिए हैं। अब जिनको 4-4 हजार रुपए दिए गए हैं, इन्होंने 40-40 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसी का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब जिनके पास में शेयर सर्टिफिकेट है, जब ये 40,000 को बांटा जाता है और इनको जब दिया जाएगा, देते वक्त अब 4,000 रुपए क्या है इन्हें एक मुनाफा मिलता है इसमें। अब इनको कितना प्रॉफिट मिला है? आइए हम यहां पर लिखते हैं, प्रॉफिट 4,000 रुपए। सही है, 4,000 रुपए क्या हुआ है? उनको प्रॉफिट हुआ है। हम जब लेन देन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली प्रॉफिट कहते हैं। और इसी को अगर हम लोग शेयर मार्केट में टेक्निकल टर्म से अगर हम लोग इसे कहेंगे तो इसी को डिविडेंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिविडेंड। अब आपको ये इसके बारे में समझ आएगा कि जब खबरों में डिविडेंड कहा जाता है, इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, इसका क्या अर्थ होता है? इस कंपनी ने इस साल में इतना प्रॉफिट कमाया है, क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कमाया है और इस प्रॉफिट को कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रॉफिट को शेयर कर रही है अपने इन्वेस्टर्स के साथ में। इसी प्रॉफिट को जब दिया जाता है तो उसे टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है? इसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब इसमें आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अब होटल एबीसी ने अपने नए ब्रांच के लिए 10 अपने इन्वेस्टर को शेयर बेचे हैं। अब इन्होंने 10 शेयर किनको दिए हैं? अब ये जो शेयर दिए गए हैं, जो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, ये जो ओनरशिप है, इनके लिए 40% ओनरशिप किसने खरीदा? 60% का जो शेयर है इन्होंने अपने पास में रखा। अब जो 40% का जो शेयर है इन्हें दिया गया है। ये जो 40% शेयर दिया गया है, इसी को हम आईपीओ कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ क्या होता है अगर हम इसे नोट करें तो आप इसे लिख करके रख लें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? शुरुआत में अपने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए हैं, इसी को ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। पब्लिक क्या करती है? इस कंपनी के शेयर खरीद लेती है और एक उस कंपनी का हिस्सा बन जाता है। मैंने इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया है, इसी को इनिशियल पब्लिक शेयर ऑफरिंग कहा जाता है। इसमें भी बहुत गहराई में चीजें हैं जिसको हम देखेंगे, किस किस को कितना कंपनी अलॉट करती है। RII, HNI, DII और FII, इस तरह से बहुत सारे विषय हैं। आने वाली वीडियोस में इस आईपीओ के अंदर ही कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। आइए हम अब एक मार्केट के स्ट्रक्चर समझते हैं। अब इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कितना दिया गया है? 40% शेयर यहां पर दिए गए हैं, 10 इन्वेस्टर्स ने इसे खरीदा है। आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं, इसी को जो नाम दिया गया है वो आईपीओ है। ये जो सारा प्रोसेस है, इस कंपनी ने आईपीओ अनाउंस किया और उसे 10 लोगों ने खरीदा। इस प्रोसेस का जो नाम है वो है प्राइमरी मार्केट। इसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी मार्केट। अब ये क्या है? एक कंपनी से इन्वेस्टर को प्राइमरी मार्केट क्या है?
एक कंपनी से शेयर्स जब इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, इसी को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आइए हम एक और सिनेरियो लेते हैं। अब ये 10 लोग देख रहे हैं कि एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब एक शेयर इन्होंने कितने का खरीदा है, ये कितना मांग रहे हैं, इन्होंने 4 लाख रुपए दिया, सही है। 6 लाख रुपए कंपनी ने खुद इन्वेस्ट किए, 4 लाख रुपए इन्होंने दिए, हर एक आदमी ने 40-40 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। अब इन्हीं में से एक इन्वेस्टर क्या करता है, उसका एक दोस्त पूछता है ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, अब ये जो ब्रांच है, नया ब्रांच है, ये और भी ज्यादा डेवलप होगा, और उसे पता चल गया है कि प्रॉफिट और ज्यादा आएगा। और एक और पब्लिक में से, मान लीजिए हम इसे रमेश का नाम देते हैं। अब सुरेश रमेश से कहता है अब आपने 40,000 रुपए खर्चा किए हैं, मैं आपको 45,000 रुपए देता हूं, वो शेयर आप मुझे बेच दो। अब जब ऐसा कहा गया तो अब रमेश सोचता है ठीक है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। अब जो रमेश ने 40,000 रुपए के शेयर खरीदे थे, उसे वह 45,000 रुपए में बेच देता है, सुरेश को बेच दिए। रमेश से ये शेयर सुरेश के पास चले गए हैं। अब रमेश ने कंपनी को नहीं बेचा है, अब रमेश भी एक इन्वेस्टर है। रमेश ने किसे बेचे हैं, एक और आदमी जो सुरेश है उसे बेच दिए। अब ये कौन है, ये भी एक इन्वेस्टर है। अब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को जब शेयर बेचे जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट। अब जो प्राइमरी मार्केट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, एक कंपनी से इन्वेस्टर को, इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को बेचा जाता है तो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। आपने कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब उन्होंने ऑफर किया शेयर, तो आपने कंपनी से शेयर खरीद लिए, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वहीं पर जो शेयर आपने खुद खरीदे थे उसे आपने ज्यादा दाम में या कम दाम में बेच रहे हैं और कोई और उसे जो खरीद रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। कई बार हम सुनते हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब ये क्या होता है, अगर आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, और वही शेयर जो आपने खरीदा है अगर आप किसी और को बेच देते हैं, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को, से सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो इसी तरीके से शेयर काम करते हैं। अब इसी के अगर हम बीच में देखें तो एक और पॉइंट है, और जो इसमें मुनाफा कमाया जाता है, प्रॉफिट, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। जब कंपनी अपने सारे प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स में बांटती है तो उसे क्या कहा जाता है, डिविडेंड। आप इन 2-3 चीजें जो है इसे आप इसे ध्यान से देखें। पहली बात, शेयर मार्केट कब शुरू हुआ, 16वीं सदी में डच ईस्ट कंपनी ने इसे शुरू किया, और उसके बाद में एक कंपनी कैसे काम करती है। और आज हमने एक और जो टॉपिक जिस पर बात की है, क्या देखा हमने, आईपीओ के बारे में। डिविडेंड ना क्या है हमने देखा, हमने प्राइमरी मार्केट क्या होता है उसे भी देखा, और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है उसे भी देखा, और आज हमने इसमें 4-5 चीजों को हमने देख लिया है। तो इसी तरीके से एक मार्केट शुरू होता है, और इसी तरीके से एक कंपनी शेयर हम खरीदते हैं, बेचते हैं। ये सब कुछ किस बेस पर चल रहा है, इस कंपनी के ऊपर में जो विश्वास लोगों का है। अगर लोगों को पता है ये कंपनी बिजनेस करके अच्छा कमा सकती है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में इस कंपनी के शेयर का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा पैसे दे करके भी। और अगर लोग देखते हैं कि ये कंपनी जिन्होंने खरीदी है इसका बिजनेस नीचे गिर रहा है, तो जिन्होंने इनका शेयर खरीदा था वो ये कहते हैं कि 40,000 रुपए में मैंने खरीदा था, मैं 38,000 में बेचने को तैयार हूं। तो जो इसका शेयर मार्केट है वो क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ता है या घटता है तो वो किस बुनियाद पर होता है, एक इन्वेस्टर के माइंडसेट पर होता है। अब मान लीजिए जब इन्वेस्टर देखता है कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और बहुत सारा आने वाले समय में प्रॉफिट आ सकता है, मैंने 40,000 में खरीदा था, मैं 50,000 में बेचूंगा, उससे कम मैं बेचने वाला नहीं हूं। पर अगर कंपनी पहले ही गिर रही है, लॉस में है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे एक कंपनी पहले ही घाटे में चल रही है, मैं 40,000 रुपए देके क्यों खरीदूं, मैं 35,000 रुपए दे रहा हूं, आप चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूं। लोग नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं, सही है। नॉर्मली इन दोनों लोगों के बीच में चल रहा है जो वार्तालाप है। अब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में जो बिडिंग होती है, जो उसका दाम घटता बढ़ता है, ये सब कुछ सेकेंडरी मार्केट में होता है। यहां पर ये सारी बातें होती हैं। किस तरह से एक शेयर्स में खरीदा जाता है और बेचा जाता है, इससे भी और
डिटेल में जो बातें हैं और इन सबको कौन चलाता है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है और इतना पैसा अगर घूम रहा है तो यहां पर क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास में सब कुछ देखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। इसे कंट्रोल करने के लिए उसी के साथ ये जो शेयर यहां से यहां जाते हैं, अब 10 इन्वेस्टर जाकर के सीधा कंपनी से खरीद नहीं सकते हैं। अब इस बीच में कुछ लोग होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज हैं, इसके बीच में ब्रोकर्स हैं, इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक्सचेंज है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। इन सबको मिलाकर के ही ये शेयर मार्केट बनता है। अगले वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, इसके बीच में कौन कौन है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अब मार्केट में कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, आप समझ गए होंगे, मैं विश्वास करता हूं। अगले वीडियो में और विस्तार से हम देखेंगे कि इसके बीच में कौन कौन पार्टिसिपेंट है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।